नमस्कार, मैं हरकिशन भारद्वाज राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति पढ़ाने जा रहा हूं। नियोजन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना, जिसके माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 अंक का है, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक आएगा वो भी 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा यानी दीर्घ लघुत्रात्मक। इस तरह से 5 अंक का यह चैप्टर है और इसी हिसाब से मैंने इस चैप्टर को डिजाइन किया है। अब आप देखिए, नियोजित विकास की राजनीति, नियोजन यानी उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना, यानी जो उपलब्ध संसाधन है उनका श्रेष्ठतम प्रयोग किया जाए ताकि भविष्य की एक अच्छे ढंग से योजना बनाई जा सके। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। भारत के विकास का अर्थ क्या बताया गया है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। भारत के विकास का मतलब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। आगे देखिए, आजादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। विकास का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आजादी के बाद विकास का मतलब यानी जो पश्चिमी देशों की तरह बनना, पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह विकास करना, वो ही विकास का आधार माना था। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। अब इसमें आता है एक विचारधारा वामपंथी विचारधारा और दूसरी विचारधारा आती है दक्षिणपंथी विचारधारा। जैसे 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं बताइए, या फिर दक्षिणपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं बताइए। अति लघुत्रात्मक नंबर का 1 नंबर का प्रश्न आ गया। तो आप देखिए, ऐसे लोग जो गरीबों के हितों की बात करते हैं, ऐसे लोग जो गरीबों के हितों की बात करते हैं और गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं, गरीबों के हितों की बात करते हैं और गरीबों के हितों के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उनकी वकालत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उन्हें वामपंथी विचारधारा कहते हैं। अब आप देखिए दक्षिणपंथी विचारधारा, यहां खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। मतलब ओपन मार्केट, खुली प्रतिस्पर्धा होती है और अर्थव्यवस्था का ये समर्थन करते हैं, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का। सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनका मानना है कि गवर्नमेंट को गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए विकास के मॉडल, आजादी के बाद हमारे देश के पास विकास के 2 मॉडल थे, और वो 2 मॉडल कौन कौन से थे? एक था समाजवादी मॉडल और दूसरा था पूंजीवादी मॉडल। लेकिन हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था। 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, भारत में कौन सा मॉडल अपनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुणों का समावेश है, मिला जुला रूप है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल है, ये सोवियत रूस जैसे देशों में चलाया जाता है समाजवादी। दूसरा पूंजीवादी मॉडल है, यूरोपीय देशों में, अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों में इनका विचारधारा को अपनाया जाता है, मॉडल अपनाया जाता है। अब आप देखिए, जैसे 1 नंबर का प्रश्न आ गया, बॉम्बे प्लान क्या है? तो बॉम्बे प्लान क्या है? 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में एक नियोजित आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। देश में एक आर्थिक नियोजित व्यवस्था का प्रस्ताव दिया, जिसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था का एक प्रस्ताव तैयार किया, इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। आप देखिए फिर एक जैसे ये 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, योजना आयोग के ऊपर टिप्पणी लिखिए। योजना आयोग का क्या कार्य है? योजना आयोग कहां तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कारगर सिद्ध हुआ? तो योजना आयोग देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो
मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सोवियत संघ की तरह भारत ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। यहां सरकार दस्तावेज तैयार करती है। ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग का क्या काम है? यह सरकार दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्चे की योजना होगी। अगले 5 सालों के लिए आमदनी और खर्चे की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार सभी राज्यों के बजटों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था जिसमें सालाना आधार पर दैनिक भत्तों पर खर्च करना था और दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। नीति NITI। अभी आ जाए नीति की फुल फॉर्म में क्या है बताइए? तो इसमें आप लिख देना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है और जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग का नाम रख दिया। अब आता है सब राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसमें क्या होता है? इसमें योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, ये देश की पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है। अभी आ जाए 1 नंबर में, देश की पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए साहब, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच में रही, कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसमें क्या हुआ? बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नागर परियोजना इसमें से एक थी। भाखड़ा नागर परियोजना पंचवर्षीय योजना जो पहली थी उसी में बनी थी। आगे देखिए साहब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में थी। उद्योगों के विकास पर जोर दिया। देशी उद्योगों का संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया और इसमें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें योजना करते PC महालनोबिस। अब आप देखिए विकास का केरल मॉडल। केरल में विकास और नियोजन के लिए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता है। इसमें KC कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। अब आप देखिए भूमि सुधार, इसमें जमींदारी प्रथा की समाप्ति, चकबंदी, भूमि स्वामित्व, सीमा कानून का निर्माण। 1960 के दशक में सूखा पड़ा और इसके कारण खाद्य संकट हुआ और गेहूं का आयात करना पड़ा। अब देखिए हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई और वहां संसाधन लगाने पर जोर दिया गया। सिंचाई के साधन पर किसान समृद्ध है। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराई। उपज को निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी। इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया। अब देखिए श्वेत क्रांति, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन, गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमूल की शुरुआत हुई। इसमें गुजरात के 25 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े और इस मॉडल को श्वेत क्रांति कहा गया। तो आप इसको 4-5 बार पढ़ना, आपके 5 नंबर क्लियर हो जाए।